Hello everyone. So today we are going to discuss about the barriers in communication. So what we understand by the barrier means that any kind of disturbance we are having in our communication. जब जो मैसेज होता है वो कंप्लीट अगर रिसीवर को ना रिसीव हो इट मीन्स कुछ डिस्टर्बेंस थी विच इज कॉल्ड एज द बैरियर. ठीक है. देन नाउ वी आर हैविंग नॉइज एज अ बैरियर. अब नॉइज किस तरह का होगा. नॉइज जो होती है वो किसी भी तरह की इंटरफेरेंस हो सकती है जब स्पीकर और स्पीकर जो है बात कर रहा है ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस ही होती है. तो कहता है कि जो नॉइज है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की हो सकती है. एक्सटर्नल होगी कि अगर जिस जगह पर खड़े होकर हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं स्पीकर जो बोल रहा है अगर उस पर्टिकुलर जगह पर फिजिकली अगर कोई नॉइज है तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं फिजिकल साउंड को एज एक्सटर्नल नॉइज. अगर उसके मन में ही कोई प्रॉब्लम है या वो थका हुआ है वो नहीं अच्छे से बात कर पा रहा उसके मेंटली वो कुछ डिस्टर्ब है तो वो हम लोग ले लेंगे इंटरनल नॉइज की तरह. सो वेन एवर सेंडर सेंड्स सम मैसेज जब वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को हम लोग यहाँ पे ऐसे सिग्नल ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनकोड करके भेजता है वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एनकोडिंग. एंड एट द रिसीवर एंड जो मैसेज होगा वो डिकोड करके उसको समझने की कोशिश करेगा. और ये सब होता है चैनल के थ्रू किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जो है सेंडर का मैसेज रिसीवर तक जाएगा. और इन बिटवीन हमारे पास किसी भी तरह का जो है नॉइज या डिस्टर्बेंस हो सकती है. सो दिस इज अबाउट द नॉइज. नेक्स्ट आता है हमारे पास अगर मैं बात करूं कुछ काइंड्स ऑफ नॉइज है हमारे पास. तो नॉइज की क्या टाइप्स है. एक है फिजियोलॉजिकल नॉइज. फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाता है हमारे पास अगर आपको बहुत ज्यादा आप हंग्री हो आपको चक्कर आ रहे हैं सिर दर्द हो रहा है एंड मेडिकेशन चल रही है तो उस टाइम पर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू वोंट बी एबल टू डिलीवर द प्रॉपर मैसेज टू द रिसीवर या रिसीवर भी अच्छे से सेंडर की बात को नहीं समझ पाएगा. तो उस तरह की जो नॉइज होती है वो हो गई हमारे पास फिजियोलॉजिकल. इफ आई कंसिडर द फिजिकल नॉइज तो ये हो जाता है कि जिस जगह पर खड़े होकर आप बात कर रहे हैं अगर माइक सही नहीं है या लाइटनिंग अच्छी नहीं है माइक से आवाज प्रॉपरली नहीं जा पा रही अगर टेम्परेचर सही नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी है या चेयर्स अच्छे से अरेंज नहीं है क्राउडेड कंडीशन है तो ये सारा आपका हो जाता है फिजिकल नॉइज. नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल नॉइज. अब साइकोलॉजिकल नॉइज भी अब यहाँ पे क्या कहेगा ये भी नॉइज की तरह इन्होंने कैसे कंसीडर किया है. कहते हैं ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम में है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पर असर पड़ेगा. ठीक है. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे हम लोग पहले से ही प्रीऑक्युपाइड है हमारे दिमाग में चल रही हैं. अगर मैं ये सोच लूँ कि हम बायसनेस करें मुझे सारा कंटेंट नहीं सुनना कुछ कुछ ही सुनना है तो वो भी एक जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉइज है. जो कम्युनिकेट कर रहा है सेंडर आप उसको पसंद नहीं करते उसकी बात आधी 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 अधूरी सुन रहे हैं आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो वो भी साइकोलॉजिकल नॉइज है. देन वी कम टू द पॉइंट दैट इज सिमेंटिक नॉइज. सिमेंटिक नॉइज क्या होते हैं अगर लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम है लाइक आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कर रहे हो और अननेसेसरी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो कि रिसीवर को समझ नहीं आ रहा तो मतलब सेंडर इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है जो म्यूचुअली जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. तो तब उस केस में आता है हमारे पास सिमेंटिक नॉइज. तो ये कुछ टाइप्स ही नॉइज की. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आप इसको टीचिंग एप्टीट्यूड में कंसीडर कर लो या कम्युनिकेशन में कंसीडर कर लो. हमारे पास आता है एक टॉपिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है अगर आपका मैसेज जो सेंडर ने डिलीवर किया है वो प्रॉपरली अगर रिसीवर को रिसीव हुआ है तो उसे हम मानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है. इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे कि क्या सेंडर ने इंफॉर्मेशन सही टाइम पे डिलीवर की थी क्या वो उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग था वो रिसीवर को समझ आया क्या रिसीवर ने प्रॉपर फीडबैक दी है मतलब कि मुझे 100% समझ आया है क्या रिसीवर ने ये बात कही है कि नहीं कही. ठीक है. तो ये होता है अगर ये सब परफेक्टली हो गए देन आई विल से दैट इज योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अदरवाइज अगर पार्शल समझ आया है मतलब अच्छी बातचीत नहीं हो पाई रिसीवर को नहीं समझ आया या फीडबैक सेंडर को नहीं समझ आया तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी.
तो ये जरूरी इसलिए होती है कि जहाँ पे बिजनेसेस हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो रही है फॉर्मल वे में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है कोई भी पर्सन, चाहे वो आपका सुपीरियर है या नीचे लोअर लेवल का है, वो कोई भी इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कि आपकी कंपनी को बेनिफिट हो या फिर पॉजिटिव जो है वो बेनिफिट हो, वो चीज नहीं हो पाएगी जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो इसी वजह से हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कि जब आप बात करते हैं तो आपके माइंड में मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने डिलीवर क्या करना है। आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करनी है जो कि रिसीवर को भी समझ आए। आपने कोई टेक्निकल, ज्यादा ओवर टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करने, जार्गन्स मतलब बहुत ज्यादा वोकेबलरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी नहीं यूज करने, डबल मीनिंग वाले एम्बिगुअस वर्ड्स भी नहीं यूज करने कि उसके दो मीनिंग निकल रहे हो बात के, आप कहना कुछ और चाहते हो और रिसीवर को कुछ और समझ आए, ये बात नहीं होनी चाहिए। देन देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन योर डिलीवरी। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो बिल्कुल मैसेज जो है कंसिस्टेंटली आप बिल्कुल प्रोसीजर एंड स्टेप्स में सब कुछ समझाने की कोशिश करें। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, जब आप कोई बात कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉयज को सबको साथ लेकर चलना है आपने, कि सबकी राय वहां पे मत जो है वो जरूरी हो। ठीक है, मतलब मिलजुल के अगर काम होगा तो उसका जो रिजल्ट भी है वो इफेक्टिव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी। एडिक्वेट मतलब कि जो हमारा मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो भी मैं बताना चाहती हूँ रिसीवर को वो बात कंप्लीट उसको जाए। क्योंकि अगर मैं आधी अधूरी नॉलेज दूंगी तो जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा डेंजरस रहेगी हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर टाइम एंड टाइम लाइनेस। तो यहाँ पे क्या है कि आपने जब मैसेज डिलीवर करना है वो भी एग्जैक्ट टाइम पे, जब जरूरत होती है उसी टाइम पे आपने अपना मैसेज डिलीवर करना है, और वो पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए। लेट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता, तो जो मीनिंग भी होगा मैसेज का वो खराब हो जाएगा, वो मीनिंग समझ नहीं पाएगा रिसीवर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये स्टेप रिपीटेड है, ये ऊपर वाला पॉइंट ही दोबारा रिपीट है, इसको इग्नोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनफॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेक्स फॉर्मल कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, जहाँ पे आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत है यू मस्ट फॉलो दोज रूल्स। ठीक है, तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन करने की जरूरत रहती है, ना कि इनफॉर्मल। अब जो रिसीवर सुन भी रहा होगा उसको बहुत अटेंटिवली बिल्कुल ध्यान से फोकस करके समझना है, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। नेक्स्ट आता है कि फीडबैक। फीडबैक भी लेना जरूरी रहता है, तभी सेंडर को पता लगता है कि जो रिसीवर है उसको समझ आया कि नहीं। अगर आपका फीडबैक प्रॉपर आ गया रिसीवर से, इट मीन्स कि जो आपकी कम्युनिकेशन थी वो इफेक्टिव थी, वो 100% रिसीवर को समझ आया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। तो यहाँ पे क्या आता है कि आपने कम्युनिकेशन में उन सभी लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए जिनका उस जगह पे पार्टिसिपेट करना जरूरी है, सो डेट सब पर्सन के सुजेशंस जो है वो वहाँ पे आए, और आप एक यूनाइटेड जो डिसीजन है आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव, जो आपकी कंपनी को आगे फर्दर बेनिफिट दे, उस तरह का आप डिसीजन ले पाए। तो इसलिए कंसल्टेशन भी जरूरी रहती है वेन एवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये है कि वेरी योर मैसेजेस बेस्ड ऑन यूनिक सिचुएशन। अब कितना आपका मैसेज जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड योर प्रॉब्लम, योर मैटर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे आ जाता है कि जब आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, अननेसेसरी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, according to the situation, according to the benefit you will receive after that, so according to that आपने जो है वो खर्चा करना है। अननेसेसरी जो कॉस्टली चीजें हैं वो यूज नहीं करनी है। अगर माइक भी जिस तरह की माइक की जरूरत है वही यूज करें, अननेसेसरी यहाँ पे किसी भी तरह का कॉस्टली इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत नहीं रहती। सो दिस इज वन ऑफ द लाइक आई एम प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल, कि माइक की एग्जाम्पल है। बाकी दिस पॉइंट इज बेस्ड अपॉन योर इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर। सम मोर प्रिंसिपल्स, प्रॉपर मीडियम या चैनल यूज करिए। इस तरह से करिए कि आपका मैसेज कंप्लीट हो, क्लियर हो, ताकि जो रिसीवर है उसे बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और वो प्रॉपरली 100% मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए। देन इज प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन।
आप इस तरह का टॉपिक लीजिए या फिर इस तरह से डिलीवर करिए कि जो रेसिपेंट है वो बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुन रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी, इसका मतलब है कि जो आपका मैसेज है वो टू द पॉइंट दीजिए, जितना जरूरी है उतना। अगर डिटेल में करना है तब भी ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके मैटर पे, बट वेन एवर रिक्वायर्ड तो आप क्या है इन ब्रीफ अपना मैसेज जो है कंप्लीट डिलीवर करेंगे, इन ब्रीफ में भी हो एंड कंप्लीट भी हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, तो यहाँ पे क्या है लॉजिकली भी आपका जो मैटर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, उसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट होने चाहिए, दैट इज योर अप्रोप्रिएटनेस। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट फीडबैक को ही इन्होंने बोला है कि टू वे प्रोसेस है, सेंडर एंड रिसीवर दोनों की तरफ से जो है फीडबैक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर जरूरी है आपको इनफॉर्मल सिचुएशन है, आपकी इमरजेंसी है, तो उस केस में आपने उस जरूरत के हिसाब से करना है, वहां पे आप फॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस पे है जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपको अपना मैसेज जो है वो कन्वर्ट मतलब सेंड करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ी थी नेटवर्क की, तो आपने नेटवर्क भी उस तरह का चूज करना है जिससे आपके रिलेशंस जो बॉन्ड्स हैं वो दूसरे लोगों से बेटर बन सके। फॉर एग्जांपल अब इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन हो रही है तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क भी उसी तरह से यूज करना है कि आप लीनियर यूज करेंगे या स्टार टाइप यूज करेंगे या चेन यूज करेंगे, किस तरह का नेटवर्क यूज करेंगे फॉर द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो जो आपका मैसेज है, अब सेवन सीज, हर सी का यहाँ पे एक मीनिंग है, सात आपके पास सी है। जो मैसेज है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। देन योर मैसेज मस्ट बी वेरी कंप्लीट, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कॉन्क्रीट मतलब आपका मैसेज सॉलिड होना चाहिए, उसमें कोई भी फेक बातें, अनक्लियर बातें, वेग मतलब अनक्लियर बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेट पर्टिकुलर चीज जो रिक्वायर्ड है वही आपने स्पेसिफिकली वहां पे डिफाइन करनी होती है। नेक्स्ट है कंसाइज, अब जितना जरूरी है ब्रीफ में उतना ही एक्सप्लेन करें, अगर रिसीवर बोर हो रहा है, वो नहीं समझ पा रहा, तो उतना लेंथी लेक्चर जो है नहीं देना हमें। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन, अब आपको मैसेज डिलीवर करते समय रिसीवर का भी ध्यान रखना है कि उसके ओपिनियंस या नॉलेज लेवल क्या है, बात को समझने के लिए जो आप बोल रहे हैं वो रिसीवर को समझ आ रहा है प्रॉपरली या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, then his back mindset also, so these are the points in consideration। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कर्टियस, कर्टियस होता है कि रिस्पेक्टफुली जो है आप लोगों ने अपना मैसेज डिलीवर करना है, किसी के मतलब फीलिंग्स को हर्ट करते हुए या किसी बायसनेस में प्रेशर में आकर के अपना मैसेज नहीं डिलीवर करना है, हमें बिल्कुल परफेक्ट करना है एंड किसी की फीलिंग्स या इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, सो दैट इज अगेंस्ट द रूल। तो हमने ये रिसर्च में पढ़ा था एथिक्स के नाम से, इस वर्ड से। सो हियर यू आर हैविंग द वर्ड कर्टियसनेस। जैसे अभी हमारा टॉपिक था सेवन सीज का, हर सी का एक मतलब था, नाउ वी आर हैविंग फोर एस, तो आपको ये सीज जो है वो सेवन सीज के नेम्स जो है यू हैव टू लर्न ऑल दीज, राइट। अगर आप नेम लर्न कर लेंगे तो उसका मीनिंग जो है यू कैन इंटरप्रेट, वेरी इजी पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर एस, द फर्स्ट एस मीन्स दैट शॉर्टनेस, तो मतलब वही मैसेज छोटा होना चाहिए, बिल्कुल ओवरलोड नहीं करना है आपको अपने मैसेज से। Next is simplicity. Keep your message very simple and very clear so that the receiver can interpret and understand your message with clarity. ठीक है. So this the first point is shortness, 4S में से, and second S है हमारा simplicity, shortness and simplicity. थर्ड एंड फोर्थ दो और है हमारे पास, स्ट्रेंथ एंड सिंसेरिटी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। द थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ, फोर्थ इज सिंसेरिटी।
स्ट्रेंथ मतलब जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स पूरे हों, ढंग से हों, सो दैट आप कह सको कि हाँ ये मैंने ही डिलीवर किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज, राइट। नेक्स्ट फोर्थ है सिंसेरिटी। सिंसेरिटी में क्या है कि सेंडर जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, वेरी सिंसियर है, और मतलब वो इतना सिंसियर है कि उसमें कोई भी पार्ट जो है वो गलत नहीं है। जब वो कम्युनिकेट कर रहा है वो बिल्कुल सही बातें जो है वो आपको बता रहा है, आप उसकी बातों पे विश्वास कर सकते हैं, यू कैन टेक डिसीजंस, राइट। ऐसे नहीं है कि वो मूड स्विंग में आपको बता रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो द सेंडर इज जेन्युइन, सो दैट पार्ट इज योर सिंसेरिटी। अगर कोई धोखा दे रहा है या इस तरह का है तो वो फिर नेगेटिव में चले जाएगा आपका। सो दीज आर 4S। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल। एक होता है पैसिव। जब कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है वो अपनी अगर फीलिंग्स को, अपनी ज़रूरतें, डिज़ायर, अपने इमोशंस को अगर अच्छी तरह एक्सपेक्ट नहीं, अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब एक्सपोज नहीं कर रहा अपनी बातों को 100% रिसीवर को, तो रिसीवर को क्या होगा, प्रॉपर बात समझ ही नहीं आएगी आप क्या कहना चाहते हो, राइट। वहां पे उस जगह पे हो सकता है जो सेंडर का आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, उसका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा, या फिर अगर किसी को मना करना है तो उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो मना कर पा रहा है, ठीक है। तो ये जो बातें आ जाती हैं पैसिव, ये पैसिव स्टाइल है, मतलब जो सेंडर है वो सही से नहीं कर पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अग्रेसिवनेस। कुछ लोगों का बिहेवियर होता है अग्रेसिव, मतलब वो बहुत जोर से डिलीवर करते हैं अपना मैसेज, एकदम ऑर्डर वाला वॉइस होता है, डिमांडिंग वाला, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर डोमिनेटिंग नेचर होता है उनका। अगर किसी ने कोई बात बोल भी दी ना उसको मतलब चुप करवा देते हैं वो बात करके, एक्सप्लेन करके, राइट। मेंटेनिंग इंटेंस आई कांटेक्ट, इंटेंस लेवल का, एंड डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग अदर्स बाय ब्लेमिंग। अब यहाँ पे नेगेटिव में बोला गया है कि मतलब अगर किसी ने कुछ पूछ भी लिया तो उसके क्वेश्चन को गलत करके, उसको क्रिटिसाइज करके, उसको डरा धमका के बैठा देना, राइट। सो दैट बिहेवियर इज योर एग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल वो बोले कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग, वो हमेशा अपने आप को डोमिनेट करता है कि मैं सही हूँ और बाकी सब लोग जो है वो गलत है, और वो रूडली बिहेव करता है उस जगह पे, ठीक है, ना वो दूसरों की बात सुनता है। सो दैट इज योर अग्रेसिव नेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैसिव एग्रेसिव। गुस्से वाला भी है बट वो बोल भी नहीं पा रहा। तो कई लोग ना मुंह में बुड़बुड़ाते हैं कि मतलब सामने तो बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं होती बोलने की, बट वो पीछे से बुड़बुड़ाते हैं, ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसा है, मतलब ये क्या ही बोल गया, मैं तो नहीं मानूंगा इसकी बात। सो दैट बिहेवियर, दैट कम्युनिकेशन स्टाइल इज योर पैसिव एग्रेसिव, ठीक है। मतलब फ्रंट में तो वो कुछ नहीं बोल पाते बट पीछे से वो मतलब मुंह में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सामने बोलो श्योर वी कैन डू थिंग्स योर वे, जैसे आप कह रहे हैं ना उसी वे से कर देंगे, बट वो मुंह में बोल रहे हैं कि तेरे जो वेज हैं वो तो सारे स्टूपिड है, तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज योर असर्टिव। फोर कम्युनिकेशन स्टाइल्स में से फोर्थ है असर्टिव। असर्टिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी नीड्स को, मतलब कर पाते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर नीड्स, डिजायर्स, आइडियाज, फीलिंग्स, सब कुछ वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरों की जरूरतें भी समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ये सही तरह का आ गया एक अब हमारे पास कम्युनिकेशन स्टाइल, बोथ साइड से सही है, सही चलता है, बैलेंस्ड चलता है, ठीक है, बैलेंस वे में। सो दीज आर द फोर कम्युनिकेशन स्टाइल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज योर मास मीडिया। अब मास मीडिया क्या होता है बेसिकली हमारे पास, जब मैंने एक बहुत बड़े ग्रुप को, क्राउडेड पीपल को, जब मुझे अपना इंफॉर्मेशन देना है तो वो आ जाता है मास मीडिया। तो इसके लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट्स, एनी काइंड ऑफ न्यूज, ऑनलाइन ऑफलाइन वट। नेक्स्ट रेडियो, देन टीवी चैनल्स, वही टेलीविजन वगैरह, तो इस तरह के जो है आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का चैनल। और इन्फोग्राफिक्स मतलब इमेजेस हैं with information contained on your images, so that is your infographics, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मास मीडिया की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसेप्ट क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग चलें तो फर्स्ट आ जाता है मास का मीनिंग क्या होता है। मास का मीनिंग होता है लार्ज नंबर,
मास यूजली मीन्स अ लार्ज नंबर। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव में लेना चाहें, मतलब आपने मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है, ऐसी बातें बताई हैं जो उनको मोटिवेट कर रही हैं या पॉजिटिव स्ट्रेंथ दे रही हैं, सोसाइटी की नीड थी इसलिए आपने वो लेक्चर दिया था सब लोगों को, या फिर पॉलिटिकली वो जरूरत थी, तो ठीक है, दैट इज फॉर द पॉजिटिव रीजन। इफ यू टेक द नेगेटिव सेंस, तो उस सेंस में भी होता है। कैसे? आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप नेगेटिविटी बोल रहे हो टीवी चैनल में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में, जिसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे वो क्राउड कैसी होगी? दे आर इग्नोरेंट अनरूली मास, जहाँ पे लैक ऑफ कल्चर होगा ना, उनके पास अपना दिमाग है सोचने के लिए, जिस डायरेक्शन में आपने डायरेक्ट कर दिया दे विल गो इन दैट डायरेक्शन ओनली। इवन ऑफ रैशनैलिटी, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, वो चीज भी, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वो कुछ नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग कुछ नहीं है उनके पास, कोग्निटिव थिंकिंग। सो दैट वुड बी योर नेगेटिव सेंस में हम मास को टेक करेंगे, ठीक है, मास को नेगेटिव सेंस में लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ और डिटेल। सो मास मीडिया मीन्स दैट आपने टारगेट करना है बहुत लार्ज ऑडियंस को, ठीक है। इट मे बी टिपिकली कहता एक लार्ज ग्रुप हो सकता है, या बहुत सारे भी कुछ होल ग्रुप भी हो सकते हैं, या बहुत बड़ा पूरी कंट्री के नेशन की अगर पॉपुलेशन को कंसीडर करना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कुछ, लाइक प्रिंट मीडिया, योर न्यूज़पेपर। If I say the TV and radio, they are considered as the electronic media. If I talk about the CD and internet, that is your digital media. अब मास कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि आप लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को आप अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। आप मतलब अपना जो आइडेंटिटी है वो भी हिडन रख सकते हो, जिसको भेज रहे हो बहुत सारे लोग वो भी हमें अनोनिमस मिलेंगे। एंड हिटेरोजेनस, अलग अलग तरह के जो लोग हैं उसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं जब आप अपना इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो। सो दैट इज योर मास कम्युनिकेशन, राइट। अब आता है फीचर्स क्या है मास के, मास कम्युनिकेशन के। एक तो पहली बात, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, अनकाउंटेबल जो पीपल हैं, दे आर यू आर टारगेटिंग दैट काइंड ऑफ ऑडियंस। देन असॉर्टेड, मतलब ग्लोबली कहीं पे भी कोई भी किसी भी ज्योग्राफिकल सेक्टर से जो है आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, लिमिटेड नहीं है। हेटेरोजेनस मतलब एनी काइंड ऑफ पीपल, इट कैन इंक्लूड योर पुअर पीपल, फार्मर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड सो ऑन। एनोनिमस होता है कि आप जिसको डिलीवर कर रहे हैं, हो सकते हैं वो भी एनोनिमस है, आपको नहीं पता आपका टारगेट ऑडियंस, राइट। एंड आप अपना भी इंफॉर्मेशन एनोनिमस रख करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है जो मास में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर थोड़ा डिटेल में कंसीडर करें, वी आर हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, कि आपकी ऑडियंस लार्ज है, हेटेरोजेनस है, ऑलरेडी कंसीडर्ड है, ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर लिया है। द सोर्स इज एन इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन का सारा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या टीचर्स यू आर टारगेटिंग, और अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज रिलीज करना चाहती है तो वो पूरी की पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को कंसीडर करेगी। वो क्या यूज करेगी? किसी तरह का ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन यूज कर लेगी या रेडियो प्रोग्राम यूज कर लेगी। उनको पता है कि हर घर में अब क्या है, टीवी है या रेडियो प्रोग्राम्स है, वो उसके थ्रू वहां तक इन्फॉर्मेशन चले जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन मास मीडिया का ही सिनोनिमस वर्ड है, कि आप किसी चैनल के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। सो दैट इज योर मीडिएटेड इंफॉर्मेशन। वहां पे इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस होती रहती है, कुछ ना कुछ बनता रहता है मैटर, एंड यू विल डिलीवर दोज इंफॉर्मेशन, राइट। नेक्स्ट आता है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मास मीडिया, ठीक है। आप मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं अपना मैसेज ग्लोबली जो है मल्टीपल करके लार्ज ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। आप टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हो गए, या किसी फिल्म के थ्रू भी कर सकते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंटेड मीडिया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स। तो मास मीडिया के ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ऑडियंस को किस तरह से मतलब आप कैटेगराइज करेंगे।
एक है मीडिया रीच, मीडिया रीच, ठीक है। द ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द मास मीडिया, मतलब वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको ये मैसेज जाना चाहिए, ये कम्युनिकेशन जो है मेरा कहाँ तक जाना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है, ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो मास मीडिया के होंगे। देन मीडिया एक्सेस होता है कि अगर मैं बात करूं तो टीवी तो घर घर में है, अब देखा किसने वो पर्टिकुलर चैनल, उस इंफॉर्मेशन को गेन किसने किया, दैट रियली मैटर्स। सो दैट इज अ पॉइंट कंसीडर्ड ओवर हियर, मीडिया एक्सेस, ठीक है। मीडिया, मास मीडिया may be available, but अवेलेबल तो है, बट कौन कौन उसे देख रहा है, ठीक है, देयर कैपेसिटी ऑफ द ऑडियंस, कि वो देख पा रहे हैं, वो मतलब विलिंग भी है ना देखने के लिए, उस मीडिया को यूज करने के लिए, कि नहीं है कि नहीं। सो दैट पॉइंट इज मीडिया एक्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडिया एक्सपोजर, ओनली दीज इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली एक्सपोज देमसेल्व्स टू द मीडिया आर मीडिया ऑडियंस। मीडिया एक्सपोजर मतलब एग्जैक्टली वो लोग जिन तक वो मैसेज हमारा पहुंचा है, ठीक है। मीडिया इफेक्ट्स, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा है, पर्टिकुलरली वो इंडिविजुअल्स जिन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है मेरे इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, मतलब उनके नॉलेज में चेंज आया क्या, उनके बिहेवियर या ओपिनियन, आइडियाज, थिंकिंग स्किल्स में चेंज आया कि नहीं आया। सो दैट इज योर मीडिया इफेक्ट, कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मास कम्युनिकेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, किस तरह से होता है, सेंडर ने मैसेज बनाया, सेंडर कोई भी हो सकता है, ऑथर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर या किसी तरह की एजेंसी, बीच में कुछ लोग होंगे जो आपके मैसेज को फिल्टर करेंगे या चेंज करेंगे या डिसीजंस चेंज करेंगे, कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ट्रांसमिट करेंगे ये मैसेज बुक के थ्रू, न्यूज रिपोर्ट्स के थ्रू, टेक्स्ट, विजुअल्स, या किसी फोटो या साउंड के थ्रू, किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। अब मीडिया चैनल्स क्या होंगे आपके पास, मास मीडिया चैनल, किसी बुक के थ्रू, बुक का कंटेंट बुक में आएगा, न्यूज रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में आएंगी, सिमिलरली फिल्म, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन या फिर इंटरनेट। और रिसीवर्स कौन होंगे, जो पढ़ रहे हैं बुक को या टीवी को देख रहे हैं, या हमारे देश की जनता जहां तक न्यूज़पेपर्स रीच हो रही हैं, पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है, या कंज्यूमर्स। सो ये सेंडर, ये गेट कीपर, थर्ड हमारे पास आगे रिसीवर्स। आप कहते हैं कि जो गेट कीपर्स हैं वो डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। गेट कीपर्स वो कौन होते हैं, एडिटर, जिसके पास अथोराइट्स होते हैं, मतलब वो मतलब चेंज कर सकते हैं, अथॉरिटीज हैं उनके पास, दे कैन मॉडिफाई द मैसेज, या प्रोड्यूसर ऑफ द मैसेज, या मीडिया के मैनेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद सम चांस फॉर फीडबैक। फीडबैक कौन देगा, लोग, जो रीडर्स थे, जो हम लोग हैं, वो एडिटर को लेटर भी सेंड कर सकते हैं, फोन कॉल करके भी बता सकते हैं न्यूज रिपोर्टर्स को, या फिर अगर ब्लॉग्स हैं तो वहां पे आप नीचे ही पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, या टॉक शोज वगैरह होते हैं वहां जाके डिस्कशंस या डिबेट्स वगैरह हो सकती हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास 7 मास मीडिया। वैसे जो हमारा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इसे हम लोग फोर्थ स्टेट मानते हैं। फोर्थ स्टेट मतलब ये चौथा पिलर है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ट्रेवर्स हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, चौथा पिलर माना जाता है इसको। तो नाउ वी आर हैविंग 7 मास मीडिया, तो ये आप लोगों ने एक बार पॉज करके ये एक बार रीड आउट कर लेना है, ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, मास मीडिया के चैनल्स, दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड दिस नेक्स्ट वन। तो ये दोनों स्लाइड्स आप लोगों ने एक बार पॉज करके रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ पॉपुलर टर्मिनोलॉजीज हैं इस कम्युनिकेशन चैप्टर से रिलेटेड। एक है गेट कीपर, ये अभी हमने पढ़ा था कि गेट कीपर्स कौन होते हैं, जो बीच में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेज को चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के, जिसके पास अथॉरिटी होती है, राइट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए, मतलब किसी के बिहेवियर को, किसी को चेंज कर पाए, क्या इश्यूज को वो सॉल्व कर पाई कि नहीं कर पाई, ठीक है। ऑर्डर टू डिसऑर्डर, या अगर प्रॉब्लम्स में भी हुआ है तो नेगेटिव में भी हुआ है, क्या कैपेबिलिटी थी उसमें करने की, चेंजेस करने की कि नहीं, वो है मूवमेंट।
न्यू वेव होता है कि मतलब किसी भी चीज में एक नया दायरा लेकर के आना। ठीक है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, उससे आपका बिहेवियर टोटली जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, एक ये एक्सपेरिमेंटल स्टाइल है लोगों में चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंटल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। कहते कि एक बार हुआ था इस तरह का, कब पॉपुलराइज हुआ था, कब फर्स्ट इन फ्रांस में हुआ था 50s में। तो वहां पे क्या था, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली मतलब ओपन लेवल में जो है डिस्कस की थी। ठीक है, बट फिर भी बट देयर इज एन ओरिजिनलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाकर के उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया होगा। ये एग्जांपल है जस्ट आप में। ठीक है, न्यू वेव आप समझ गए होंगे। ठीक है, नया तरह का अगर आप में एक बिहेवियर लाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट होता है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम हो गया एक ऐसा वक्त, मतलब ऐसा सीजनल टाइम आपका, या एक प्रॉपर हाइक टाइम जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस जो है वो मिलेंगे, मतलब आपको बेनिफिट होगा, दैट इज योर प्राइम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म होता है मतलब अगर हो सकता है यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें भी ली गई हो येलो जर्नलिज्म में, बस इसलिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर बेचना है मुझे, या फिर मुझे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फेमस करना है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करूंगी, बहुत ज्यादा सेंसेशनल स्टोरीज बनाऊंगी। कुछ बेसिक टॉपिक के साथ कुछ ऐसी लाइंस जोड़ देंगे कि लोगों को अच्छी लगेंगी, वो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा बिकेंगी मेरी न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्या होता है, कई तरह के इश्यूज चाहे भी आ जाते हैं जिसकी वजह से बाद में वार तक की सिचुएशन भी बन सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑल्टरनेटिव मीडिया। कहते हैं कि ये भी एक तरह का मास मीडिया ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ ऑडियंस को टारगेट कर लिया जाता है, अगर आप मेन को नहीं कर पा रहे हैं फिर भी। ऑल्टरनेटिव मीडिया use technology capable of reaching many people even if the audience is often smaller than the mainstream। कुछ कुछ जहां तक जितना पॉसिबल है आप किसी भी ऑल्टरनेटिव मेथड से जो है अगर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, एंड यू आर एबल टू डिलीवर योर मैसेज। सो मल्टीमीडिया होता है कि मल्टीपल चीजें जोड़ करके आप अपने मैसेज को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सो डेट लोग अट्रैक्ट हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस वगैरह जोड़ दिया आपने, डिजिटली मतलब कोई साउंड वगैरह जोड़ दी, या फिर इस तरह का कुछ भी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मल्टीमीडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया में क्या होता है हमारे पास कि मतलब जो जिन तक इंफॉर्मेशन जा रही है वो लोग भी किसी तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सके, सो दैट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए। या आप बोल सकते हो आपके सिनेरियो में एवरीबडी इज हैविंग द मोबाइल फोन, द स्मार्ट मोबाइल फोन्स दे आर हैविंग, सो दे आल्सो हैव द कैमरा, राइट। और कैमरा में वो किसी भी न्यूज को कवर कर लेते हैं और उतना ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं येलो जर्नलिज्म में। ठीक है, येलो जर्नलिज्म में या एक्चुअल जर्नलिज्म में भी, जिसमें भी आप कहना चाहें, सो दिस इज योर पार्टिसिपेटरी मीडिया। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वेलेंस। सर्वेलेंस क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। ठीक है, जब कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इवेंट चल रहा है, उसी वक्त अगर आप उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके उसको लाइव चला देते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो में यूजिंग योर इंटरनेट कनेक्शन और एनीथिंग, अगर आप वो इन्फॉर्मेशन सब तक जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड भी एंड लाइव में भी। नेक्स्ट आते हैं एम्बेडेड जर्नलिस्ट। ये होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह में मिलिट्री पर्पस वगैरह के लिए, वहां पे ये इंसर्ट होता है इस तरह का जर्नलिज्म, एम्बेडेड। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं मास मीडिया के। ये भी आप लोगों ने एक बार रीड आउट कर लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बिजनेस या इंस्टीट्यूशन में हैं, तब आप कुछ एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू या मार्केटिंग के थ्रू अपना जो कम्युनिकेशन है सब तक लेके जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप बाद में कुछ पॉजिटिव जो है डिसीजंस लेंगे आपकी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है एनरिचमेंट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बेसिक द हिस्ट्री द लिटरेचर यू वांट टू टीच समबडी, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है। एंड जर्नलिज्म तो है ही है हमारे पास। ठीक है, मास मीडिया के थ्रू आप अपना ऑफनली कलेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बना करके डिलीवर कर सकते हैं, सो दैट इज योर जर्नलिज्म।
कुछ और अगर पॉइंट्स लें तो पब्लिक रिलेशंस के लिए भी ये यूज हो जाता है। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशन कहते हैं एक आर्ट है, एक साइंस है। आप जब एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लिंक बनाना चाहते हो लोगों के साथ, ठीक है, तो ये कॉरपोरेशन के द्वारा भी की जाती है। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज होती हैं, वो लोग भी जो है इस तरह का मास मीडिया यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, पॉलिटिशियंस भी करते हैं यूज मास मीडिया यूज। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है हारोल्ड लॉसवेल थ्री फंक्शंस। उन्होंने क्या बताए थे मास मीडिया से रिलेटेड? एक तो उन्होंने सर्वेलेंस बताया, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन कोरिलेशन, जब आप एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ करके कुछ प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना चाहेंगे सोसाइटी में, दैट इज योर कोरिलेशन। थर्ड आता है एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस, कि आप चीजों को पीछे से चलती जो आ रही हैं, सोशली जो प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, उनको आप जोड़ करके बिल्कुल आप डिटेल में लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, विच वॉज डन बाय पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एल्डर्स। राइट, मतलब किसी भी पॉइंट में हो सकता है ये बात। सो दिस इज एडमिशन ऑफ सोशल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हैं फंक्शंस ऑफ मास मीडिया। तो लोगों को परसेप्शन चेंज करने के लिए, उनका थिंकिंग आइडिया चेंज करने के लिए, किसी पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए, जिसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं, वहाँ पे भी मास मीडिया यूज हो रहा है। सोशली कनेक्शन बनाने के लिए गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, वहाँ पे भी हो रहा है। एंड ये जो नॉलेज गैप है लोगों में, नॉलेज कम ज़्यादा है, उसके पूरा करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, सो डैट सबको आप इंफॉर्मेशन दे दें और सबके पास भरपूर लेवल का नॉलेज हो। ठीक है, तो उसके लिए भी मास मीडिया यूज हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं हमारी मास मीडिया से रिलेटेड। पहला है हाइपोडर्मिक या फिर बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी क्या होती है कि जैसे मैंने कुछ टारगेट ले लिया, ये रिसीवर्स हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन उनको बोलूंगी ना वो बुलेट की तरह उन पे भा जाएगी। ठीक है, बस जो मैंने बोल दिया वही उनको मानना है। दे आर पैसिव ओवर हियर, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग, उनका बिहेवियर उस अकॉर्डिंग चेंज होगा, उनका डायरेक्शन उसी तरफ से होगा। दीज आर काइंड ऑफ, यू कैन से, द मैजिक बुलेट्स। मैजिक बुलेट्स इसी को बोला जाता है हाइपोडर्मिक। ठीक है, हाइपोडर्मिक। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। मतलब यहाँ पे ये थ्योरी ये है कि आप एक एक पर्सन को इंडिविजुअली जो है किस तरह से इफेक्ट कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू। तो उनमें से एक है हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, मतलब उनके मानसिक लेवल तक कितना इफेक्ट हो पा रहा है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे कि मतलब साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट हो पा रहा है, तो मैं दो पॉइंट्स में उनको बोल सकती हूँ, सेलेक्टिव एक्सपोजर एंड सेलेक्टिव परसेप्शन। एक्सपोजर होगा जो सेंडर की तरफ से है हमारे पास, एंड परसेप्शन होगा जो रिसीवर की तरफ से होगा। ठीक है, सेंडर की तरफ से बात अगर चल रही है, सेलेक्टिव एक्सपोजर मतलब आप अपने आप को या फिर अपने मैटर को कितना एक्सपोज करोगे, कितने को आप अपनी बात रख रहे हो लोगों के सामने, जब तक वो क्रिटिसाइज ना हो। ठीक है, आपको किसी तरह का चैलेंज नहीं मिल रहा, आप किस हद तक जो है अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हो, वो होता है सेलेक्टिव एक्सपोजर। जितना भी सिलेक्टेड पोर्शन आपने एक्सपोज करना है वो, राइट, जहां तक आप हर्ट नहीं हो रहे हो, वहां तक क्रिटिसाइज नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट आते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन। ये रिसीवर की साइड से है अब। ठीक है, मतलब आपने तो बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ बोलकर चले गए, बट रिसीवर उतना ही परसेप्शन लगा रहा है जो उसको पसंद है, वही चीजें अडेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में से ऐसी चीजें चुन रहा है जो उसको जरूरी है या उसकी जरूरत के हिसाब से बस उसी चीज पे फोकस कर रहा है। दैट इज योर सेलेक्टिव परसेप्शन। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास सिलेक्टिव के, वन वाज योर एक्सपोजर एंड सेकंड इज योर परसेप्शन। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक्सपोजर एंड परसेप्शन। तो कुछ और पॉइंट्स हैं, ये हम लोग फर्दर रिकॉर्डिंग में या फिर कल के लेक्चर में जो है डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे आगे हम लोग थ्योरीज ऑफ मास मीडिया। तो इसका थोड़ा सा कंटेंट रह गया है, देन वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आज हमने कुछ पढ़ा, नॉइज के बारे में पढ़ा,
देन हमने कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ा. टुडे वी हैव डिस्कस्ड एंड फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास मीडिया. तो इससे जो फर्दर पॉइंट्स हैं हम लोग कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. तो अभी जैसे कि कई ऑफर्स जो हैं बार बार रिलीज होती जा रही हैं. सो नाउ वी आर हैविंग द गणेश चतुर्थी ऑफर जिसमें कि 50% तक जो है डिस्काउंट है आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे. एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट 50% ऑन ऑल कोर्सेज. दिस पर्टिकुलर ऑफर इज फॉर द वैलिड लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड रहेगा. इट इज वैलिड फॉर सम लिमिटेड टाइम ओनली. So before that, if you want to purchase any kind of course, paper 1 or paper 2 computer science, you can approach us. And this is the contact number also we have displayed over here. If you are having any kind of query or you want to ask something, you can message or WhatsApp or you can directly call also. Thank you so much.